Audio Jungle. Audio Jungle. और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जून से पहले हम रेगुलेशन का ऑर्डर ले आएंगे। अच्छा, चलिए बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने एक खुशखबरी सुनाई। ठीक है सर। हेलो। हाँ मेहता साहब, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं दिल्ली से हूँ, चंद्रशेखर नाम है मेरा। मैं आदर्श का एक निवेशक हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। आपका नंबर तो बड़ा मुश्किल से मिला मुझे, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक ही कॉल में मेरा फोन उठा लिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन आया था कि आपसे मुलाकात करना, आपसे बात करना बहुत ही मुश्किल है। बट ये सारी बातों को आपने मतलब अक्षरशः एक देखा जाए तो इंस्टेंट आपने गलत साबित कर दिया है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेहता साहब, मैं क्या कुछ बात आगे कर सकता हूँ आपसे? 2 मिनट का समय यदि दे पाए तो मेरे मन में कुछ ऐसी व्यथा है। पहली बात तो ये है कि मैं शालीमार गार्डन ब्रांच में मेरा डिपॉजिट है करीब 11 लाख रुपए का, जिसमें शेयर कैपिटल में हमारा 2 लाख है और बाकी आदर्श 21 और आदर्श बचत पत्र और आरडी वगैरह में है। अभी तक क्या था कि नवंबर तक मेरे को कुछ आइडिया नहीं चल रहा था। हम सोच रहे थे कि सब ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा, बट फाइनली हमारा जो मैच्योरिटी है वो काफी पहले हो चुका था। तो मैं इंतजार कर रहा था कि अब कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे ब्रांचेज यहाँ से बंद हो गई, तो थोड़ा मन में काफी घबराहट आने लगी। तो फिर चीजें थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे ये जो वकील साहब हैं नरेंद्र जोशी वगैरह जो, तो उनसे फिर बातचीत हुई। फिर उन्होंने 5-6 हजार रुपये मांगा कि हम PIL दायर करेंगे समथिंग, और इस तरह से करके जो है वार्तालाप रहा। लेकिन आजकल होते हुए फिर रैना साहब से बात हुई, आशीष रैना जी जो इधर के जोनल हेड हुआ करते थे, और रिंकू जी जो ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे। तो इनसे मेरी बात हुई तो इन लोगों ने कहा सर अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ अच्छा होने वाला है। तो अब मैं निश्चिंत हो गया। अगेन और भी कुछ लोग संपर्क में आए और इस तरह से कहीं ना कहीं सब लोगों ने सांत्वना देना शुरू किया कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अब मैं ये फाइनली पता चला कि अब आप जो है कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं आदर्श को, और सारी कार्रवाई जो भी अच्छा संकेत देने का है, लड़ाई लड़ने का है, वो सारे एज ए जो है मतलब आदर्श निवेशक के लीडर के रूप में आप काम कर रहे हैं। तो मैंने आपका नंबर इच्छा जाहिर करी लेने की, तो मेरे को बात करने की इच्छा भी रही, तो हम आज वही बात कर रहे हैं आपसे। तो थोड़ा सा मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग कब तक इंतजार करें अपने पैसों के लिए? सर पैसे की बात तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा जी जी। कि, लेकिन संस्था को रेगुलेट करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जून से पहले हम रेगुलेशन का ऑर्डर ले आएंगे। अच्छा, चलिए बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने एक खुशखबरी सुनाई। मैं सर ये करना चाह रहा था कि आप संस्था कहाँ, जहाँ तक मैं एक और सोसाइटी का मेंबर हूँ, दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी में करीब 2006 से मैं मेंबर हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि मेरे को हर साल 15% 16% का डिविडेंड मिलता है, लेकिन इस बार वहां से भी डिविडेंड आया नहीं अभी तक। तो आई थिंक काफी ऊपर से दबाव है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अब चूंकि मुकेश मोदी साहब के ऊपर तो चार्जशीट लगा हुआ है, तो क्या वो वापस संभाल पाएंगे एज पर रूल? सर एज पर रूल तो सोसाइटी में तो नया बोर्ड बन जाता है, वो नहीं संभाल। हाँ, नया बोर्ड बिल्कुल बन जाता है, लेकिन जो एक बार चार्जशीटेड हो गया उसको तो दोबारा इलेक्शन फाइट ही नहीं करने का मौका मिलता है ना। तो दूसरा कोई आ जाएगा ना, मेंबर तो खूब है ना साहब, 21 लाख मेंबर है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर सर मैंने ये भी रेगुलेशन पढ़ा है कि हर स्टेट से एटलीस्ट 2-2 मेंबर अनिवार्य होते हैं। नहीं ऐसा नहीं सर। अच्छा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है? नहीं ऐसा कुछ, खासकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं। हाँ मल्टी स्टेट। मतलब प्रतिनिधित्व जो है हर स्टेट का होना जरूरी होता है ऑलमोस्ट, ऐसा? नहीं सर। अच्छा, कुछ ऐसा है क्या मिनिमम जो आपके जानकारी में हो? नहीं ऐसा मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हमने देखा सुना नहीं। मैं भी 15 साल से इस संस्था में हूँ,
हाँ नहीं, लेकिन इन लोगों ने भी कई मेंबर क्रिएट किए हैं, जहां तक बाई लॉज देखेंगे इनका। नहीं, लेकिन ऑन ऑपरेशनल किसी अथॉरिटी के रूप में कोई अलग से मेंबर नहीं नहीं, है। अथॉरिटी के रूप में नहीं होता है, लेकिन मेंबर आपको शो करना पड़ता है मेंबर तो सर सेंट्रल रजिस्टर। ऑल ओवर इंडिया 21 लाख लोग हैं सर। नहीं, 27 मैनेजमेंट के अंदर जो कार्य समिति बनती है ना। सर मोस्टली 21 राजस्थान के ही लोग हैं इसमें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अब मेहता साहब ये बताएं कि अपना दिल्ली और एनसीआर के अंदर इतने सारे ब्रांचेज हैं, तो क्या कोई एक पॉइंट यहाँ पे नहीं हो सकता जहाँ पे हम लोग कम से कम कॉन्टैक्ट कर पाए? बिल्कुल हो सकता है सर। गाजियाबाद को हम लेके चल रहे थे, लेकिन हाँ। अभी बीच में शायद शालीमार या मयूर विहार कहीं का चल रहा है कि कोई न कोई एक खोल के गाजियाबाद की जगह हम दिल्ली से शहर में ही खोलेंगे। तो ऑफिस रेंट का मैटर आ रहा है ना साहब, मेरे से भी बात हुई थी कल। तो वो चीजें, जैसे कुछ लैंडलॉर्ड ऐसे हैं जो अभी भी 2-4 महीना 6 महीना हमको सहयोग करने को रेडी है। हाँ। रेंट तो जब होगा तब देना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन अभी नहीं है, इंस्टेंट अभी चाहे तो नहीं है। तो कोई अगर सपोर्ट करने की स्थिति में रहोगे, बातचीत कर रहे हैं लोग, तो जैसे ही कोई ओपन होता है, नहीं तो गाजियाबाद तो है ही। हाँ, गाजियाबाद तो है ही। या फिर हमारे कुछ एडवाइजर्स हैं, उन्होंने भी अपने पर्सनल ऑफिस लगा रखे हैं जगह जगह, हाँ, जो हाँ। उसके साथ में आदर्श के साथ और भी कुछ काम करते हैं। जी, राइट। अगर कोई व्यक्ति अगर हमको सहयोग करना चाहेगा, हम बातचीत सबके साथ में, ऑप्शन सबके साथ है, जो चाहेगा तो उसके वहाँ हम एक काउंटर वहाँ खोल देंगे, ताकि सभी ब्रांचों का एक बार कोई भी सूचना ले आने जाने का काम शुरू हो जाए वहाँ से। अच्छा, इसमें साहब एक बात आ रही है कि सभी लोग बोल रहे हैं कि मेहता साहब 55,000 रुपए का डिमांड कर रहे हैं, तभी वो ब्रांच की अथॉरिटी दे पाएंगे। मेहता साहब को 55,000 नहीं चाहिए साहब। ओके। 55,000 रुपए का हमने जो लीगल की जो बात कर रहे हैं ना सर, अभी इससे पहले जो अपन कर रहे थे। हाँ जी। तो लीगल में अगर जाते हैं तो ये छोटा मोटा मामला नहीं है। तो वकील जो लगाया जाता है, उसके लिए जो डिमांड करते हैं, पर हियरिंग जो अमाउंट मांगते हैं, उनके लिए अप्रोक्सीमेट एक्सपेंस जो है, उसके लिए हमने एक सहयोग तय कर रखा है। ब्रांच खोलने का पैसा नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी तरह से उनको बाध्य नहीं करूंगा तो कौन पैसा देने वाला? हाँ, कोई पैसा नहीं देने वाला है। तो जैसे शुरू में जब ये ब्रांच बंद हुई थी, तो उस समय मेरे से रिंकू जी ने कहा था, तो हमने क्या है कि 2 मेंबरशिप लिया था, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट वाइफ और मेरे नाम दोनों से है। तो हमने 250 रुपए का मेंबरशिप लिया था, जो शायद साधारण मेंबरशिप के रूप में हुआ था। सर 250 रुपया हमने एक बार कस्टमर को देखते हुए कि यार हमको 1000 रुपया मांगेंगे तो, क्योंकि हमें उसमें इतनी वो नहीं लग रहा था कि इतना पैसा लग जाएगा या इतना टाइम लग जाएगा। जी। ठीक है ना। लेकिन जब जैसे जैसे हम चीजें आगे बढ़ते गए, चीजों को हाथ में लेते गए, तो लग रहा है कि हमको बड़ा अमाउंट चाहिए। ठीक है ना। तो उसको 250 रुपए वाली जो क्या कहते हैं सदस्यता थी, वो 1 साल के लिए ही थी। ओके, ठीक है ना। तो उसको हमने 250 को खत्म कर दिया है। वो 250 वाला अगर वापस से मेंबर बनना नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग की बाध्यता नहीं है। लेकिन जो सहयोग करना चाहता है तो 1000 रुपए की मेंबरशिप चाहिए उससे, वो आजीवन होगा। अच्छा, 1000 वाला आजीवन होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे आपका 2 मेंबर है तो आप 1 से बन जाएंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, और 2 बन जाए तो अच्छी बात है। तो ये 1000 वाला तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्योंकि इसमें तो जो भी निवेशक है जिनका 5 लाख 4 लाख या 1 लाख भी लगा हुआ है और उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो 1000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है सर। और दूसरे साथ में ठीक है, 1000 रुपया आपने सहयोग कर दिया, उसके साथ थोड़ा वेट करने की हमारे साथ में सहयोग चाहिएगा, वेट भी, कि हम 6 महीना 8 महीना साल भर, यानी 2021 लास्ट तक हम लोग जो प्लान या सोच रहे हैं, बाकी चीजें सर भगवान के हाथ में है। लेकिन सोच रहे हैं कि 2021 में छोटा मोटा कोई छोटा पेमेंट की बात भी कर सके हम लोग। हाँ, ठीक है। तो यदि हम इस तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करें, तो मुझे लगता नहीं कि 21 लाख निवेशक जैसा जानकारी में है, तो यदि वो 1,000 का कंडीशन भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि पैसों की कमी तो नहीं होनी चाहिए सर। लेकिन क्या हो रहा है सर कि सभी लोग एक चीज, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, तो आप भी सुन रहे हो और मैं भी सुन रहा हूँ। हाँ। लेकिन वन साइड, मैं भी एक एडवाइजर हूँ सर जी, और एडवाइजर के नाते भी संस्था के साथ हमने जी जान से मेहनत किया है और संस्था के साथ लोगों को जोड़ा भी है। हाँ बिल्कुल, नहीं आपने तो काफी मेहनत करी है, जैसा आपके बारे में बताया कि आप नंबर 1 रहे हैं हमेशा। तो इसलिए सर हम संस्था को बचाना चाहते हैं, पैसा सेकेंडरी मैटर है।
तो संस्था बचेगी तो पैसा अपने आप बचेगा। बिल्कुल ऑटोमेटिक आएगा सर, संस्था बची रहेगी तो ऑटोमेटिक जी। आएगा। और संस्था बचने के साथ साथ लोग जो 4 लाख करीब एडवाइजर थे हमारे, 2 लाख पार्ट टाइमर थे, 2 लाख रेगुलर संस्था के साथ थे, वो ओके। लोग बेचारे रोजगार तो उनका बचेगा ना। और रोजगार बचेगा। संस्था रहेगी, कुछ काम करेगी, अपनी प्रॉपर्टी को फ्री करा के सेल करेगी, धीरे धीरे सब चीजें ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे सही हो जाएगी। अच्छा, अभी सर कानूनी मोर्चे पे अभी हम लोग कहाँ तक सक्सेस पा चुके हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये लोग इंश्योरेंस का भी काम कर रहे थे, कई सारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का भी काम कर रहे थे। जी। तो संस्था यदि मान लिया जाए कि डिपॉजिट के साथ साथ यदि ये थर्ड पार्टी पे भी काम करती तो लोग तो अपना जीवन निर्वाहन कर ही सकते थे, ब्रांच वाइज सर एक्चुअल ब्रांच का खर्चा भी निकल सकते थे। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो शुरू में जो पब्लिसिटी हुई ना, एंटी पब्लिसिटी, हाँ जैसे टीवी में आया, हाँ, वो न्यूज़पेपर पुण्य जी, तो मेरी इन पुण्य जी से भी लोगों बात हुई थी, प्रसून जी से भी बात हुई थी। हाँ हाँ तो उनसे भी मैंने चर्चा करी थी, क्योंकि देखिए हमारा पैसा तो फंस चुका था। हालांकि उसके बाद मेरे को ऑप्शन मिला था कि मैं विड्रॉ कर पाऊँ, लेकिन पूरा नहीं। जैसे 3 लाख रुपए तो विड्रॉवल का ऑप्शन था, लेकिन हमने फिर भी संस्था में विश्वास जता करके दोबारा उसको रीडिपोजिट कर दिया। करीब ये नवंबर 2000, मेरे लास्ट डिपॉजिट मई 2019 की है। इसका मतलब समझिए कि हम लास्ट मोमेंट तक साथ रहे हैं, विश्वास हमारा कम नहीं हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम ये मानकर चल रहे थे कि हर डिपॉजिट, क्योंकि मैं 2013 से ही जब ये ब्रांच खुली थी तो तभी से मैं इन्वेस्टर एज ए अपना आरडी वगैरह शुरू कर दिया था। जी जी जी। वो मैच्योर हो रहा था, फर्दर इन्वेस्ट कर रहा था। 2015 में मैंने कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर कैपिटल का, जैसे इन्होंने फ्लोट किया। उसके बाद फर्दर स्कीमें थोड़ी सी अट्रैक्टिव तो आनी शुरू हो गई थी। थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था, लेकिन कहीं न कहीं चीजें 1999 से जब याद करते थे तो कहीं भी मन के सारे डाउट खत्म हो जाते थे। जी जी। सो हमने कुछ अपने परिवार में भी इन्वेस्टमेंट करा दिया। तो इस तरह से सिचुएशन कहीं न कहीं लगा कि सब कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा मेरा ये भी मानना था कि देखिए सोसाइटी में तो इन्वेस्टर ही ओनर होता है। अब इसमें गवर्नमेंट कहीं अनियमितता पाती है तो जाहिर सी बात है जो लोग अनियमित होंगे वो साइड हो जाएंगे। और इसके तहत लंबे समय तक, मतलब 33-34 महीना हो गया है, इतना लंबा समय तक संघर्ष चलता रही, ये अनुमान नहीं था। तो अब लीगल फाइटिंग जो हमारी हुई है अभी तक जो 33 महीने में, उसका निचोड़ मेहता साहब क्या है? थोड़ा सा उस पर यदि प्रकाश डाले तो। अगर अपन लीगल की बात करें तो ऐसा कोई मैटर नहीं है जो अंतिम दौर में नहीं हो। ओके। अब चीजें क्या है कि अब टेलीफोनिक बात करना उचित नहीं है, लेकिन थोड़ा हिंट से जो चीजें चल रही है आज की तारीख में, जो कहीं पर भी किसी भी एजेंसी के थ्रू चल रही है, बिना गवर्नमेंट हस्तक्षेप के पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ नहीं हिलता, बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है ना। हाँ, वो हमारे सामने अभी लेटेस्ट उदाहरण है अपना गोस्वामी का, अभी जो उनका वो भी हुआ। तो कहीं न कहीं चीजें तो है, पॉलिटिकल पावर तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। जी, तो बिल्कुल। अपन सभी जगह पर लीगल पे हो, जो PIL के माध्यम से एडवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन लड़ रहा है, हाँ, उसी से हम लोग आने वाले 2 से 3 महीने में संस्था को बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी सर रिसेंट घटना में जो एक सहारा इंडिया का मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज देखा है जी। उसके अंदर कोर्ट तो रेगुलेट करने की बात कर रहा है, लेकिन सरकार उसमें फर्दर बंदिश लगा रही है, आपत्ति जता रही है। तो अब ये दोनों चीजें को देख करके मुझे लगता है कि कुछ मतलब सुप्रीम कोर्ट के तहत ये लड़ाई जबरदस्त तरीके से, क्योंकि इतना जरूर है। देखिए कल मैं संविधान पढ़ रहा था, भारत का संविधान पढ़ रहा था, तो उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को सुप्रीम बताया गया है। जी जी। तो ऐसे केस में मेरा ये मानना था कि यदि हम लीगल फाइट करें तो किसी का भी अधिकार मिल सकता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर भी जाकर डिसीजन देने के लिए सक्षम है। जैसा कि अभी राज्यसभा लोकसभा में कृषि बिल पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको लटका दिया। तो कहीं ना कहीं यदि सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट देगा वो फाइनल अथॉरिटी होगा एज पर लॉ। तो हम लोग क्या उस मोर्चे पे जबरदस्त तैयारी के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार है और क्या लड़ चुके हैं? फुल प्रयास चल रहे हैं सर। मैं आपको समय बता रहा हूँ, 3 से 4 महीना है मैक्सिमम जून तक। तो कुछ न कुछ हम लोग लेके चल रहे हैं, तो हो रहा है। और अपन बात कर रहे हैं सर, पहली बार बात कर रहे हैं, लेकिन आप निश्चित मानिए हम जून से पहले संस्था को रेगुलेट करा लेंगे। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं हैं सभी निवेशकों के प्रति भी और खासकर आपकी लड़ाई के प्रति, क्योंकि देखिए सबका एक ही उद्देश्य है
कि संस्था यदि रेगुलेट हो जाती है, सबके पैसे वापस आने शुरू हो जाते हैं, और यदि पुनः जो पुरानी अवस्था में संस्था काम करने लगे तो इसमें सबका फायदा है, सरकार का भी फायदा है, जनता का भी फायदा है, और हम सबका तो फायदा है ही है। जी। तो चलिए मेहता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपने इतनी बखूबी आपने बात रखी है। थैंक यू वेरी मच सर।